नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। जातिगत सर्वेक्षण पर कर्नाटक सरकार का यू टर्न, 14 जातियों में ईसाई नाम किए रद्द। बीजेपी ने हिंदू धर्म को विभाजित करने की साजिश का लगाया था आरोप। पटना में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी। बिहार चुनाव से पहले पार्टी में जोश भरने की कोशिश। सचिन पायलट ने कहा, चुनाव घोषणा के बाद तय होगा गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने की ग्लोबल साउथ देशों के उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का परामर्श को प्रमुखता देने के लिए मौजूदा मंचों का उपयोग करने का आह्वान। यूएनएचआरसी में भारत की दो टूक, अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करे पाकिस्तान। अपनों पर बमबारी की बजाय अर्थव्यवस्था को बचाने की सलाह। और एशिया कप में आज भारत के सामने बांग्लादेश की चुनौती। जीते तो फाइनल का टिकट पक्का। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 में भारत का पलड़ा भारी। और अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सोमवार से शुरू हुई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण या जाति सर्वेक्षण से ईसाई धर्म से जुड़ी 14 जातियों को हटा दिया है। आयोग ने कल अपने आधिकारिक बयान में कहा कि आदि आंध्र ईसाई, आदि कर्नाटका ईसाई, वुड्डा ईसाई, वाल्मीकि ईसाई और ऐसी अन्य जातियों को सर्वेक्षण सूची से बाहर कर दिया गया है। ये फैसला आयोग ने कल हुई बैठक में लिया। बयान में कहा गया है कि सुझाव मिलने के बाद इन जातियों को अंतिम सूची से हटा दिया गया है और इन्हें सर्वेक्षणकर्ताओं के हैंडबुक से भी हटा दिया गया है। इससे पहले भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल ने आयोग अध्यक्ष मधुसूदन नाइक से मुलाकात की और आग्रह किया कि इन जातियों को सूची में शामिल ना किया जाए। इस प्रतिनिधि मंडल में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चलवाड़ी नारायण स्वामी और वी सुनील कुमार शामिल थे। बैठक में भाजपा नेताओं ने कहा कि ईसाई टैग के साथ 48 जातियां सूची में थीं, जिनमें से आयोग ने 33 जातियां हटाने पर सहमति जताई, लेकिन उन्होंने मांग की कि बाकी बची 15 जातियां भी हटा दी जाएं। सड़क के गड्ढों पर भी कर्नाटक सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। सड़कों की खराब हालत पर राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रही है। सड़कों की बदहाली पर राज्य सरकार को घेरते हुए भाजपा खुद सड़कों पर गड्ढे भरती हुई नजर आ रही है। तो इस समय कर्नाटक सरकार पर भाजपा हमलावर। कर्नाटक में जो सड़कों की बदहाल हालत है, ऐसे में बीजेपी अब सड़कों पर उतर आई है और गड्ढे भरने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं बिहार। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज पटना में हो रही है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर सदाकत आश्रम में देश भर के नेता जुटे हैं। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस ने सदाकत आश्रम को मंथन के लिए चुना है। स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह इसी जगह से शुरू किया था। लिहाजा इस बैठक में के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस का यहां मानना है कि इस बैठक से पार्टी को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और देश भर से पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बिहार में हो रही कार्य समिति के कारण कांग्रेस नेताओं में आज काफी उत्साह दिख रहा है। उनका मानना है कि बिहार देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राज्य है और यहां होने वाले मंथन से पार्टी को नई दिशा मिलने वाली है। जाहिर तौर पर बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन क्या यहां कार्य समिति को बुलाकर कांग्रेस महागठबंधन पर बना
दबाव बनाना चाह रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में सचिन पायलट ने आज कहा है कि इंडी गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन सीएम का चेहरा चुनावों की घोषणा के बाद ही तय होगा। सीएम फेस पे कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चुनाव की घोषणा हो जाए, सारी बातें सब स्पष्ट हो जाए। आइए अब बात कर लेते हैं डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया है और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिटनेस, स्वास्थ्य देखभाल और सस्ती दवाओं पर जोर की। बात चाहे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना की हो या दवाओं की आसान उपलब्धता की, या फिर बात करें फिट इंडिया जैसे अभियान की, इन सभी के जरिए स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के साथ देश को सेहत से समृद्धि तक ले जाने की प्रधानमंत्री इसके लिए निरंतर प्रयास में जुटे हुए हैं। स्वस्थ भारत विकसित भारत का आधार है। देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। पीएम मोदी न केवल लगातार देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने में लगे हैं, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। सबको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसी संकल्प के साथ मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। गांव के लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज मिले, इसके लिए देश भर में 1,75,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जहां कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की जांच की जाती है। आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा मार महंगी दवाइयों की पड़ती है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने देश के हर जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया। जन औषधि केंद्र पर लगी ये भीड़ प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के सफलता की कहानी बता रही है। आज देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि स्टोर खुल गए हैं। इन केंद्रों पर दवाएं 50 से 90% तक सस्ते दर पर मिलती हैं। दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, जैसे बाहर की दवाइयाँ होती हैं वैसे ही हैं और ये सस्ती भी हैं। यहाँ पर सस्ती मिलती हैं जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ हमें। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम जैसे बुड्ढों के लिए दवाई फ्री, यहाँ 1200 की दवा, वहाँ 3000 की, इतना फर्क होता है। वहीं कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए 2015 में अमृत स्टोर की भी शुरुआत की गई, जहां दवाएं मार्केट दर से आधे से भी कम दाम पर मिलती हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में पीएम मोदी की दूरदर्शिता से काफी सकारात्मक बदलाव आए। केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, जल जीवन मिशन सहित कई कार्यक्रमों और योजनाओं से कुपोषण नियंत्रण और बीमारियों से बचाव में मदद मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात और अन्य मंचों से लगातार लोगों को मोटापे जैसे आधुनिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सचेत करते रहते हैं और नियंत्रण के लिए कई सुझाव भी देते रहते हैं। खाने में तेल की खपत को 10% कम करने के बारे में पीएम मोदी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हेल्थ के लिए फिटनेस एक पार्ट है, उसकी चर्चा अभी और भी आगे बढ़कर आई है कि आप घर में तेल जो है हम ज़रूर से ज़्यादा लेते हैं तो मोटापा आता है। मोटापा आता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ होती है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो उन्होंने एक सिंपल मैसेज दिया कि क्यों ना हम जो खाने का तेल है वो 10% अपना खपत कम कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि स्वस्थ नागरिक ही विकसित देश का निर्माण करते हैं और इसके लिए सबको इलाज मिले और सभी निरोगी रहें। इसी सपने को सच करने के लिए बिना थके, बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यूएनजीए में ग्लोबल साउथ के समान विचारधारा वाले देशों की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में इस बैठक की मेजबानी की। इस अवसर पर उन्होंने विकासशील देशों की एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि आज जब वैश्विक चुनौतियां और जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि ग्लोबल साउथ समाधान के लिए बहुपक्षवाद की ओर देखें।
ग्लोबल साउथ देशों के बीच परामर्श को मजबूत करने और एकजुटता और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग बढ़ाने, भविष्य की तकनीकों विशेष रूप से एआई की संभावनाओं पर विचार विमर्श कर उसके सकारात्मक उपयोग की दिशा में पहल करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ देशों को अपनी विशिष्ट क्षमताओं जैसे कि वैक्सीन निर्माण, डिजिटल तकनीक, शिक्षा, कृषि पद्धतियां और लघु और मध्यम उद्योगों की संस्कृति को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए। साथ ही जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के क्षेत्र में ऐसे प्रयास हों जो ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखें। बैठक में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। India would propose the following points for your collective consideration. 1. We utilize existing forums to strengthen consultations among Global South with a view to enhance solidarity and encourage collaboration. 2. Bring to the table specific strengths, experiences, and achievements that we may have individually developed, but which can actually benefit fellow Global South members. संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई द्विपक्षीय बैठकें की। जयशंकर जमाइका, सिंगापुर, सेंट लूसिया, सोमालिया के विदेश मंत्री से मिले। उन्होंने मॉरिशस, मालदीव्स, सूरीनाम और लेसोथो के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। इस दौरान ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिले, इस पर जोर दिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क के विदेश मंत्री से बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और भारत यूरोपीय संघ सहयोग पर भी चर्चा की। वे श्रीलंका के विदेश मंत्री से भी मिले। वहीं नीदरलैंड के विदेश मंत्री के साथ बैठक में यूरोपीय रणनीतिक स्थिति और भारत के दृष्टिकोण पर बातचीत हुई। अमेरिका के साथ उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है, जो दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की मजबूती को रेखांकित करता है। India is a big player in the energy field, as Pankaj just mentioned. We are big importers of energy from across the world, including from the US. We expect to increase our trade with the US on energy products in the years to come. We'll have a very high element of US involvement, which will ensure price stability, which will ensure diversified sources of energy for India, and help us unlock limitless possibilities with the US on various fronts, energy and beyond. Another area where India and the US can work together, plan to work together, is nuclear power. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द ही शुरू की जाएंगी। पहली ट्रेन सभी जरूरी परीक्षण और ट्रायल रन सफलतापूर्वक पास कर चुकी है, जबकि दूसरी ट्रेन के 15 अक्टूबर तक तैयार होने की संभावना है। वंदे स्लीपर रेडी है, टेस्टेड है। हम लोग 2 गाड़ी एक साथ चालू करेंगे, इसीलिए उसका सेकंड गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग का वेट कर रहे हैं। सेकंड गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर आएगी करीब 10th या 15th अक्टूबर तक आ जाएगी। उसके बाद में एक साथ चालू करेंगे, क्योंकि डेली सर्विस जब करते हैं चालू, जैसे वंदे भारत में डेली सर्विस है, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। लोगों के माइंड में एक नया बेंचमार्क सर्विस का एस्टैब्लिश होता है, इसीलिए उसका सेकंड रेट का हम लोग वेट कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर वैश्विक पटल पर आईना दिखाया है। मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार क्षितिज त्यागी ने आतंकवाद के एक्सपोर्ट का सवाल उठाया। उन्होंने भड़काऊ बयानों के दुरुपयोग की बात करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले कश्मीर को खाली कर देना चाहिए। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के हमलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी वेंटिलेटर पर पड़ी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान दे।
भारत ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड को मानवाधिकार हनन और उत्पीड़न से दागदार बताया और साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब पाकिस्तान की दोहरी नीति उजागर हो चुकी है। भारत ने मानवाधिकार परिषद से सभी के लिए समान, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की अपील की। A delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people. भारत ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड को मानवाधिकार हनन और उत्पीड़न से दागदार बताया और साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब पाकिस्तान की दोहरी नीति उजागर हो चुकी है। भारत ने मानवाधिकार परिषद से सभी के लिए समान, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की अपील की है। Council must remain universal, objective, and non-selective in its approach. Our collective efforts should foster unity and constructive engagement, not division. We are concerned by the continued proliferation of country-specific mandates. Far from advancing the Council's core mandate, they reinforce perceptions of bias and selectivity. Focusing narrowly on the human rights situation in a few countries distracts us from the urgent and shared challenges the world faces. We firmly believe that lasting progress can only be achieved through dialogue, cooperation, and capacity building, always with the consent of the state concerned. At a time when the world is struggling with multiple crises, the Council's work should be channelized into forging consensus through a non-politicized and forward-looking approach. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आज सियोल में कोरिया की संस्कृति, खेल और पर्यटन समिति के सदस्यों किम जे वोन और जिन जोंग ओह से मुलाकात की। सियोल में हुई इन बैठकों में इंडिया कोरिया को प्रोडक्शन अग्रीमेंट को मजबूत करने, AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने, ब्लॉकचेन और कंटेंट मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। इस दौरान पायरेसी और कंटेंट प्रोटेक्शन पर भी बात हुई। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वेव्स और वेव्स बाजार जैसी पहलों पर भी बात की और नवंबर 2025 में गोवा में होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। दोनों पक्षों ने मीडिया और मनोरंजन उद्योग से संबंधित मामलों पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान एशिया आधारित घरेलू OTT प्लेटफॉर्मों पर की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में भारत और कोरिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया गया। इस दौरान किम जे वोन ने भारत में बिताए समय और म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ अपने एसोसिएशन के बारे में भी बात की। वहीं निशानेबाजी में 4 बार के ओलंपिक चैंपियन जिन जोंग ओ ने संस्कृति और खेलों में पोटेंशियल एक्सचेंज प्रोग्राम पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बुसान फिल्म फेस्टिवल में एशियन कंटेंट्स एंड फिल्म मार्केट का दौरा किया।
ये एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा और क्रिएटिव कंटेंट मार्केट प्लेस है जो बेक्सको में आयोजित किया जा रहा। डॉक्टर मुरुगन ने अपनी यात्रा भारत पेविलियन से शुरू की, जहां भारत अपनी सिनेमाई क्षमता का प्रदर्शन, वेव्स बाजार को प्रमोट और वैश्विक साझेदारों को सह निर्माण के लिए आमंत्रित कर रहा है। सेल्स मार्केट, बुसान स्टोरी मार्केट और एशियन प्रोजेक्ट मार्केट जैसे मंचों के जरिए यह आयोजन विभिन्न देशों को सहयोग को नई दिशा दे रहा है। इसमें भारत की मजबूत मौजूदगी इस बात का संकेत है कि सरकार फिल्म निर्माण, सह निर्माण और वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के केंद्र के रूप में देश को स्थापित करने के लिए बड़ा नीतिगत प्रोत्साहन दे रही है। डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि बुसान में भारत अपने सिनेमा, कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे भारत के बारे में सब और अधिक जान पाएं। After the waves, we launched for the Waves Bazaar, followed by the now Bharat Pav. This Bharat Pav is now in this Busan International Film Festival. We are exhibiting our Indian films, Indian music, Indian culture, Indian tradition. Apart from that, our Indian technicians, art, for example, animation, VFS, gaming, comics. For that, because we have a soft manpower and skilled manpower. हिंदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में स्थित बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में छात्रों के बीच हिंदी बेहद लोकप्रिय है। डीडी न्यूज की संवाददाता जया सिन्हा ने वहां के कुछ छात्रों से जाना कि हिंदी से कैसे उनका लगाव हुआ। हिंदी दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक बन चुकी है। इस वक्त हम बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो हिंदी सीख रहे हैं और क्या खूबसूरती से वो हिंदी बोलते हैं। आइए आपको इसकी झलक दिखाते हैं। मेरे साथ हेक्सू है। हेक्सू, आप हिंदी में बात कर लेती हैं, आपको हिंदी बहुत पसंद है, क्या कारण रहा हिंदी सीखने का? मुझे एक्चुअली विदेश भाषा सीखना बहुत पसंद है और मैंने पता चला कि इंडिया में बहुत सारे भाषाएं हैं। इंडिया भाषा से बहुत प्यार है मुझे। आपने भी हिंदी सीखी यहाँ पे इंडिया सेंटर भी है, तो किस तरह से आप भारत से जुड़ी हुई हैं? आप भारत गई भी हैं, आप सब लोग भारत गए हैं, कैसा आपका अनुभव रहा वहाँ भारत में? वहाँ से बहुत अच्छा लोग तो मिला और तो संस्कृति भी मिला, इसलिए इसके बाद में मैंने सोचा कि भारत अच्छा देश है और तो रहने भी अच्छा है, अच्छा हो लगी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा भारत में जाकर, भारत में रहकर, या हिंदी से कुछ जुड़ा हुआ? मैं भारत में रहती थी, गुजरात में, इसलिए मैं वहाँ दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, पीपल भी बहुत अच्छे हैं। तो हिंदी काफ़ी लोकप्रिय है यहाँ पर। और हेक्सू से हमने बात की तो पता लगा कि हेक्सू हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी सीख रही है और संस्कृत भी बोल लेती है। हेक्सू, संस्कृत भी आपने सीखी है, कुछ सुनाइए। नमस्ते, मामा नाम हेसु और मुझे श्लोका पढ़ना बहुत पसंद है, मंत्र पढ़ना भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। शुरू करो? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। यकीनन जो भारतीय भाषाएं हैं आज वो भारत से निकलकर पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रही हैं। ये युवा हैं जो भारतीय भाषाओं को आत्मसात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों देशों की संस्कृतियों को जोड़ने में ये भाषा अहम रोल अदा कर रही है। यहाँ बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में करीब 5000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं, अलग अलग भाषा यहाँ पर सीखते हैं, लेकिन हिंदी की जो यहाँ पर लोकप्रियता है वो अभूतपूर्व है। कैमरा पर्सन एन शिवा कुमार के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, बुसान। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में स्थित बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में एक बेहद खास पहल की गई है। यहाँ इंडिया सेंटर स्थापित किया गया है। ये एक ऐसा केंद्र है जो भारत की संस्कृति, सभ्यता और भाषा को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। एक बार फिर से डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा की बुसान से ये रिपोर्ट देखिए।
हमें इस वक्त बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज की, जहां पर आपको एक लघु भारत नजर आएगा। यह है यहाँ का इंडिया सेंटर और बहुत ही खूबसूरती से इसको सजाया गया है। भारत में जो जो चीजें हम सबकी के दिले के करीब है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, और कैसे इनक्रेडिबल इंडिया की इस भावनाओं को और यहाँ पर मजबूती प्रदान की जा रही है। हमारे साथ सृजन है, यहाँ पर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, 2008 में कोरिया आए थे और तब से यहीं बस गए, है ना। सबसे पहले बताइए किस तरह से इस पूरे इंडिया सेंटर की कल्पना की गई और इसे यहाँ पर बनाया गया? एक्चुअली कोविड के समय में इंडियन एम्बेसी से हमारा कोलैबोरेशन हुआ और उन्होंने हमें कहा कि अगर पुसान साइड, क्योंकि एम्बेसी सियोल में है, पुसान में अगर कुछ करवाना है तो उन्हें लोकल सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप एक इंडिया सेंटर यहाँ बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए। तो हमने यूनिवर्सिटी से बात करके एक स्पेस यहाँ पे लिया। छोटी छोटी चीजें जो हम सभी के दिलों के करीब होती है, जब भी आप भारत से बाहर आते हैं ये सब चीजें आप मिस करते हैं, वो आपको नजर आएंगी। और काफी कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं भारतीय फिल्मों को, भारतीय कुजीन को, योग को यहाँ पर लोकप्रिय करने के लिए। आपने एक फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पर बनाया है। किस तरह से ये कार्यक्रम करते हैं और कैसी आपको इसमें भागीदारी नजर आती है लोगों की? लोगों का रिस्पांस यहाँ बहुत अच्छा है इंडियन फिल्म को लेकर, और इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी हमें इंडियन एम्बेसी के सहयोग से ही हम यहाँ करते हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, ये कोरिया के अन्य शहरों में भी इंडियन फिल्म फेस्टिवल किया जाता है। पिछले साल हमने ये 4 मूवी, लापता लेडीज, दंगल और बाहुबली ये वगैरह दिखाए हैं। और दंगल यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। दंगल, आमिर खान के फैन यहाँ आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। पर आप यहाँ पर रहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या एक चीज है जो भारत और कोरिया को करीब लाती है, और जो हम आत्मीयता और जो हम एक जुड़ाव देख रहे हैं भारत और कोरिया के लोगों के बीच में, वो आपको कैसे लगता है कि क्यों है, वो क्या उसकी एक वजह है? इसकी वजह मेरे ख्याल से सांस्कृतिक जुड़ाव है। आप 50 साल पहले, मैं अगर कोरियाई जो वृद्ध लोग हैं उनसे बात करता हूँ तो उनको लगता है 50 साल पहले हम भी ऐसे ही थे। तो फैमिली का जो सेटअप है, परिवार की जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये हमारे से बहुत मिलता जुलता है। तो भारतीय फिल्म कोरियाई देखे या कोरियाई फिल्म भारतीय देखे, उनको ये जुड़ाव महसूस होता है। इसलिए दोनों देशों के सांस्कृतिक जुड़ाव काफी बढ़ रहे हैं और ट्रेड में हमारा संबंध तो काफी अच्छा है। यकीनन जो संस्कृति है वो आज देशों को जोड़ रही है, लोगों को जोड़ रही है, और भारत अपनी कला के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से आज वैश्विक मंच पर जिस तरह से एक मजबूत पहचान के साथ उभर रहा है, वो बेहद उल्लेखनीय है। कैमरा पर्सन एन शिव कुमार के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, बुसान। अब बात करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। कल हुए आयोजन की चर्चा आज भी हो रही है। कल 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अभिनेता विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए पुरस्कार दिया गया। विक्रांत मैसी ने अवार्ड मिलने की खुशी दूरदर्शन के साथ साझा की। उनसे बात की हमारी संवाददाता शहला निगार ने। साथ विक्रांत मैसी हैं, जिन्हें सब जानते होंगे, कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। विक्रांत मैसी 12वीं में फेल क्यों हो गए? शुक्र है फेल हुआ, इसीलिए यहाँ आ पाया। और रियल लाइफ में तो पास हो गया 12वीं में, लेकिन इस कहानी में फेल होना बहुत ज़रूरी था। कितना टची होता है और कितना मुश्किल होता है ऐसे जो रियल इंसिडेंट होते हैं इनको जीना, उस लाइफ को जीना जो आप रियल में नहीं है। देखिए, अंतर तो था, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो मेरे निजी जीवन से जुड़ी हुई थी, और शायद इसलिए मनोज कुमार शर्मा का जो किरदार था उसमें मैं कहीं ना कहीं अपनी खुद की एक छवि देख पाया। तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। और जब इतने अच्छे निर्देशक, निर्माता आपका साथ देते हैं, श्री विधु चोपड़ा जी जैसे, तो आपका जो हौसला होता है वो दुगना हो जाता है। And I can only rejoice at this point in time. बिल्कुल, ये फिल्म कहीं ना कहीं दर्शकों को एक बहुत बड़ा संदेश देती है। हम देखते हैं परीक्षा पे चर्चा और तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर करते हैं ताकि वो छात्रों को एक टेंशन से निकाल सकें। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक परीक्षा पे चर्चा से मैं खुद जुड़ा हूँ, एंड आई हैड द ऑनर एंड प्रिविलेज टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, एंड इट इज़ सच एन इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो हमारे देश के युवा हैं, एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जानते हैं। और इस फिल्म के ज़रिए भी हमने कहीं ना कहीं वही एक चीज़ कही थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि परीक्षा में अपना 100% देना ज़रूरी है,
लेकिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं तो उससे इतना निराश नहीं होना चाहिए, जीवन वहाँ आपका ख़त्म नहीं हो जाता है। एंड यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट, बट ऑल्सो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। तो ये हौसला अफजाई जो उन बच्चों की प्रधानमंत्री जी करते आए हैं इतने सालों से, और हमारे जैसे कलाकार भी जुड़े हैं, आप जैसे पत्रकार भी जुड़े हैं और बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ सच एन इनक्रेडिबल इनिशिएटिव। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू एंड बहुत शुभकामनाएं आपको नेशनल अवार्ड के लिए। 71वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में कटहल को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। दूरदर्शन के साथ विशेष बातचीत में फिल्म के निर्देशक यशोवर्धन मिश्रा ने अपने अनुभवों को साझा किया। उनसे बात की हमारी संवाददाता साइमा खान ने। इतनी जल्दी आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मैं कहती हूँ हासिल हुआ है, किस तरह की फीलिंग्स आपको रही है? और कटहल के मतलब ये टॉपिक ही कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल है, आपने इस फिल्म का नाम क्यों रखा और फिर आपको उम्मीद थी कि आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा? पहली बात तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है और मेरी पहली डेब्यू फिल्म के लिए मुझे ये पुरस्कार मिला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे मिला है, मेरे पूरी टीम को मिला है और ये बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। कटहल एक हास्य फिल्म है, हास्य व्यंग फिल्म है, तो इसको नेशनल अवार्ड मिलना बहुत ही स्पेशल है। और जब हम फिल्म बनाते हैं तब हम नहीं सोचते कि अवार्ड मिलेगा या कुछ और होगा, हम बस ये सोचते हैं कि फिल्म दर्शकों तक पहुँचे, उनको पसंद आए। कटहल क्या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या क्या है आपने इस फिल्म का नाम जो कटहल रखा? मुझे कटहल का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जहाँ से आता हूँ सतना मध्य प्रदेश से, वहाँ बहुत बनता है, हमारे घर में बनता है। और कटहल की सब्ज़ी भी मुझे बहुत पसंद है। हालांकि फिल्म मैंने इस वजह से नहीं बनाई है क्योंकि पसंद तो मुझे और भी सब्जियाँ हैं लेकिन हाँ, मुझे ये कहानी बड़ी रोचक लगी। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है, लूजली आधारित है, तो मुझे लगा कि इस पे फिल्म बनाना चाहिए और लोगों को पसंद आई ये फिल्म, इसके लिए मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ खुद को। वहीं मशहूर फिल्म निर्देशक करण जौहर को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इस खास मौके पर करण जौहर ने अवार्ड मिलने की खुशी दूरदर्शन के साथ साझा की। उनसे बात की है हमारी संवाददाता शहला निगार ने। करण जौहर हमारे साथ हैं, इनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, इनके बारे में जो कुछ कहे वो कम रहेगा। एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में आपने देखी हैं। आज 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के मंच पर यहाँ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी तो हिट हो गई। हाँ बिल्कुल, 2023 की रिलीज फिल्म है और जब अनाउंसमेंट हुआ अवार्ड्स का तो मैं बेहद खुश था कि मुझे इस कैटेगरी में अवार्ड मिली है, क्योंकि ये 27 साल बाद मुझे इसी कैटेगरी में अवार्ड मिली है। पहली बार मेरी पहली फिल्म के लिए और मेरा पहला नेशनल अवार्ड कुछ कुछ होता के लिए था और 27 साल के बाद मुझे इसी कैटेगरी में वही अवार्ड मिल रहा है। और इस कैटेगरी में 3 ऐसे अल्फाज हैं, 3 ऐसे शब्द हैं जो वाकई हर निर्माता और हर निर्देशक का सपना होता है, होलसम, पॉपुलर, एंटरटेनर। और चाहिए क्या हमें? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेट। और कुछ कुछ होता है से लेकर रॉकी की एंड रानी की प्रेम कहानी जो है ये अपने आप में एक अलग मिसाल बन गई। एक अलग तरह का रिलेशन इस फिल्म ने दिखाया, एक बढ़ती उम्र का जो रिलेशन होता है वो दिखाया और लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया वो भी इसमें एक्सेप्टेंस भी है। आई थिंक मैं शुक्रगुजार हूँ ज्यूरी का कि उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेंस से ये फिल्म को देखी है कि हम एक्चुअली बस प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे थे और उम्र का कोई ना प्यार मोहब्बत का कोई जेंडर नहीं होता, ना कोई उम्र होती है। तो आई फील कि दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो इस फिल्म में कि प्रोग्रेसिवनेस, वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन मोहब्बत जो है ना वो सदियों से भी चला जा सकता है। और मैंने आप जो भी आपका उम्र हो तो दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल। और हम आपकी दूरदर्शन पे बहुत सारी फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं और अब हम वही फिल्में और भी नई फिल्में हम वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। कैसे आप इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं? डिजिटल युग में एक क्रांति ला रहा है। बिल्कुल, आई थिंक इट्स वंडरफुल कि वेव्स का ये प्लेटफॉर्म है। बहुत सारा एंटरटेनमेंट सिनेमा और अनयूजुअल सिनेमा, हर लैंग्वेज का सिनेमा इस प्लेटफॉर्म पे होगा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि एक और प्लेटफॉर्म आ गया है, एक पावरफुल नया प्लेटफॉर्म आ गया है। एंड मोर पावर टू वेव्स। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड हिंदी फिल्म सैम बहादुर के लिए प्रदान किया गया। अवार्ड पाने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइनरों दिव्या गंभीर और निधि गंभीर से बात की है हमारी संवाददाता साइमा खान ने। हमारे साथ हैं सैम बहादुर की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर विनर। जी हाँ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल हुआ है और आप इनको देखकर भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ट्विंस हैं और आप पहचान नहीं पाएंगे इनको। आज तो ये बिल्कुल ही मैच कर रही हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको उम्मीद थी कि आपको मिलेगा?
फिल्म यस, लाइफ में कभी सोचा नहीं था, ये प्लान नहीं था। आई थिंक डेस्टिनी हैड इट रिटन, तो डेस्टिनी हमें खुद ही यहाँ पे लेके आई है। आई थिंक वी वर्कड हार्ड फॉर इट बट विदाउट एक्सपेक्टेशन, यू नो, गीता में बोलते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बस वही है, फल अपने आप मिल जाता है। सैम बहादुर के लिए बोलूँगी कि बहुत ही इंटेंस होमवर्क किया गया था, क्योंकि एक तो आर्मी से रिलेटेड हम लोग कोई गलती नहीं कर सकते थे। ही वॉज आवर फर्स्ट फील्ड मार्शल, हम लोग मतलब गलती की उम्मीद भी नहीं कर सकते वहाँ पे। तो और उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, उनका अपना जो एक पर्सनल स्टाइल था, वो इतना यू नो अपने में ही एकदम वो इतने स्टाइलिश थे वो टाइम के लिए कि सब लोग उनको उनके स्टाइल के लिए जानते थे। राष्ट्रीय फिल्म समारोह में AVGC श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म हनुमान को प्रदान किया गया। दूरदर्शन के साथ खास बातचीत में फिल्म के निर्देशक प्रशांत वर्मा ने यह पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई। उनसे बात की है हमारी संवाददाता साइमा खान ने। बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। किस तरह की फीलिंग है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको हासिल हो रहा है। Yeah, this is the first award which I am getting after my career of stunt director. I am very happy to take this award as my first award. I came with my family. They are so much excited. I am very happy to get them here. I am looking forward for the such more awards like this. But I am really very grateful and happy. इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं और स्टंट तो साउथ का एकदम कमाल ही होता है, तो उसके बाद भी आपकी फिल्म को चुना गया है, तो क्या आपने उसमें क्या टेक्निक ऐसी लगाई? बोले तो फिल्म जॉनर ही थोड़ा डिफरेंट में, साउथ में कौन सा फिल्म भी कंपेयर करें तो ये थोड़ा अलग ही सीक्वेंस, अलग ही फिल्म है। हनुमान गॉड का कैरेक्टर लेके पूरा स्टंट्स पूरा करा ना, सुपर हीरो जैसा। थोड़ा कंपेयरिंग टू सम अदर फिल्म्स, दिस विल बी प्रॉपर डिफरेंट। व्हाइल वर्किंग ऑन इट ओनली वी एवरीवन बिलीव्ड दैट इट्स गोइंग टू बी समवेयर एल्स। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, खबरें और भी हैं। स्वच्छ उत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है, स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस बिहार को कभी कैश, क्राइम और कास्ट के लिए जाना जाता था, उस बिहार में देश का सबसे शक्तिशाली रेल इंजन बनाया जा रहा है। जी हाँ, बिहार का मधेपुरा लोकोमोटिव इंजन फैक्ट्री मेक इन इंडिया के तहत 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन तैयार हो रहा है, जिसे मालगाड़ियों में बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। और क्या कुछ है इस फैक्ट्री की खासियत, मधेपुरा बिहार से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज बता रहे हैं फैक्ट्री के MD के साथ। बिहार बना रहा है देश का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव इंजन। जी हाँ, बिहार के मधेपुरा में मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 12,000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन का निर्माण कर रहा है, जो देश के किसी भी संस्थान का सबसे शक्तिशाली इंजन है। यह जो कंपनी है, कहा जा रहा है कि यह बिहार ही नहीं संपूर्ण देश का यह प्रतिनिधित्व कर रहा है। और 12,000 HP का आप जो बना रहे हैं शक्तिशाली इंजन, ये कैसे संभव हो पाया? 2019 से लेके आज तक हम 500 लोकोमोटिव्स भारतीय रेल को दे चुके हैं। ये जो लोकोमोटिव है, ये 12,000 हॉर्स पावर का एक अनोखा लोकोमोटिव है, जो कि एशिया में आज तक का सबसे हैवी ड्यूटी लोकोमोटिव है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, क्योंकि जो ज़माना है अब, फ्यूचर जो है
वो विद्युत ट्रेनों का ही है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हमारा बिहार में जो बन रहा है, इसमें हमने ना केवल सिर्फ मेक इन इंडिया को महत्व दिया है, जिसमें कि हमारे ज़्यादातर पार्ट हिंदुस्तान में ही बनते हैं। स्थानीय जो लोग हैं उनको भी इस मधेपुरा लोकोमोटिव में मौका मिल रहा है। वोकल फॉर लोकल की झलक भी है और मेक इन इंडिया भी है। ये कैसे संभव हुआ और ये मेक इन इंडिया कैसे है? उत्पादन जो भी यहाँ पे हो रहा है, उसमें जितने भी स्पेयर पार्ट्स लग रहे हैं वो सारे हिंदुस्तान में बने हैं। ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। उसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं हम हिंदुस्तान से ही कलेक्ट करके यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि जो वर्कफोर्स है, हमारे ऑपरेटर्स हैं जो इस इंजन में अपना हाथ योगदान करके जो इस इंजन को तैयार कर रहे हैं, वो सब आसपास के लोकलाइट है। हमने इनिशियली बहुत मेहनत की, बिकॉज़ बिहार के लिए एक ये नई चीज़ थी। बिहार में थोड़ा सा इंडस्ट्रीज़ को अगर देखें तो इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पे इतनी आधुनिक इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, लेकिन हमने आउटसोर्स किया। हमने काफ़ी लोगों को यहाँ लेके आए हम, और हमने उनको सिखाया कि एल्स्टॉम का और MELPL का क्या वे ऑफ वर्किंग है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी इसमें योगदान दे रही हैं। एक लोकोमोटिव को तैयार करने में तो कितना वक्त लगता है, महीने में कितना कर पाते हैं और एक साल में कितना हो पाता है? जी, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 100 लोकोमोटिव हर साल देने का है भारतीय रेल को, और हम 100 लोकोमोटिव अपना हर साल देते आ रहे हैं। 100 लोकोमोटिव को अगर डिवाइड करोगे तो हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में हमें 25 लोकोमोटिव भारतीय रेल को देने हैं, और हम बिफोर टाइम हैंड ओवर कर रहे हैं। इतनी बड़े स्केल की जो इंडस्ट्री है, जो इतने भारी लोकोमोटिव बना रही है और बिहार में लोकल वर्कफोर्स को लेके, लोकल मटेरियल को लेके बना रही है, तो ये अपने आप में ही एक अद्भुत चीज़ है। अपने सहयोगी शिव सुमन के साथ मधेपुरा बिहार से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। कभी भयानक बाढ़ की त्रासदी झेलने वाला कोसी और सीमांचल पूर्णिया एयरपोर्ट से सीधा उड़ान भरेगा, ये किसी कल्पना से कम नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से ऐसा संभव हो पाया है। देखिए DD न्यूज़ के संवाददाता राजेश राज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हवाई चप्पल में हवाई जहाज का सफर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सपने को साकार होता हुआ आप बिहार के सीमांचल और कोसी के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पूर्णिया पर बखूबी देख सकते हैं। यहाँ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग भी हवाई जहाज से उड़ान भरने को आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे महानगरों से अगर कनेक्टिविटी हो जाती है पूर्णिया की, तो बड़े बड़े विशेषज्ञ चिकित्सक सप्ताह में कम से कम 1 दिन का समय दे सकेंगे। बहुत ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहां पर कि अच्छे ट्यूटर आकर के 1 दिन का क्लासेस ले सकेंगे। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया था। कोसी और सीमांचल के लिए वरदान साबित हो रहे पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन के निर्माण पर लगभग 40 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत आई, जहां सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 18 हवाई जहाज उड़ान भर रहे हैं। हमारे टर्मिनल बिल्डिंग के जस्ट बगल में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग आ रही है, उसमें इंटरनेशनल भी रहेगा। पैसेंजर को और बेहतर सुविधा मिले, हम अपना एप्रन बना रहे हैं, जिसमें कि 4 हवाई जहाज एयरबस और 1 ATR छोटी वाली, एक साथ 5 हवाई जहाज उस पर लग सकती है, तो वो भी काम चल रहा है। सामान्य मुसाफिरों के अलावा व्यापार में रुचि रखने वाले और शिक्षा के लिए देश के विभिन्न शहरों में यात्रा करने वाले युवाओं के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट का महत्व क्या है, आइए सुनते हैं युवाओं की जुबानी पूर्णिया एयरपोर्ट की कहानी। पूर्णिया के आम नागरिक ने अपनी मेहनत से, अपनी बदौलत, अपने हिम्मत से अपनी बात को सरकार तक पहुंचा करके आज ये ग्रीन पूर्णिया का ही देन है, जो इतना जल्दी पूर्णिया में एयरपोर्ट मिला है। मुसाफिरों की उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए आने वाले दिनों में एक नया टर्मिनल भवन बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चला है, जिस पर 424 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जहां पर 600 क्षमता वाले कार पार्किंग की व्यवस्था होगी। अभी पूर्णिया एयरपोर्ट से कोलकाता और अहमदाबाद की फ्लाइट्स की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बहुत जल्द दिल्ली और हैदराबाद के लिए भी उड़ान सेवा शुरू होगी। साथ ही शनिवार और रविवार के दिन भी उड़ान सेवा को बहाल किया जाएगा, जिससे कोसी और सीमांचल साथ ही पड़ोसी मुल्क नेपाल के मुसाफिर पूर्णिया से सीधी उड़ान सेवा का लाभ उठा सकेंगे। बिहार का चौथा एयरपोर्ट पूर्णिया एयरपोर्ट कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यहाँ के लोग न सिर्फ देश के विभिन्न हिस्सों तक इस एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे, बल्कि मक्का और मखाना जैसे बड़े ब्रांड भी
दुनिया भर के मुल्कों तक पहुंचाने में इस एयरपोर्ट की बड़ी भूमिका होगी। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पूर्णिया एयरपोर्ट से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुमला में जेजेएमपी के 3 उग्रवादी पुलिस के हाथ मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। विष्णुपुर थाना क्षेत्र के केच की दोहरी टोली में आज सुबह हुई मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली छोटू भी मारा गया है। गुमला एसपी हारिश बिन जमा ने 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। इलाके में इस समय तलाश अभियान अभी भी जारी है। तो झारखंड के गुमला में 3 उग्रवादी ढेर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि विष्णुपुर थाना के केच की दोहरी टोली में ये मुठभेड़ हुई, जहां 3 उग्रवादियों को मार गिराया गया। गुमला एसपी हारिश बिन जमा ने इसकी जानकारी दी है। आइए आगे बढ़ेंगे और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि भारत दुनिया भर में संघर्षों को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की सराहना की और इसे शांति की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर मेलोनी ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका यह रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में हुई बातचीत का ही परिणाम है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की थी और एक जल्द और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी, ललित कला एकेडमी के उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी, गणमान्य अतिथियों, कलाकारगण तथा देवियों और स्वजनों, देश भर से आए कलाकारों के बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आप कलाकारों के रूप में भारत की बहुरंगी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। आज जिन कलाकारों को पुरस्कार प्राप्त हुए उनको मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके कार्यों के पुरस्कृत होने से अन्य कलाकारों को भी प्रेरणा मिलेगी। जिन कलाकारों को आज पुरस्कृत नहीं किया गया उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि एकेडमी द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी वर्ष 1955 से दृश्य कला की सभी विधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्यरत है। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी सहित अन्य आयोजनों के माध्यम से विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैं संस्कृति मंत्रालय और ललित कला एकेडमी से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। सृजनात्मक को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक आदान प्रदान का बहुत महत्व है। मुझे विश्वास है कि संस्कृति मंत्रालय और ललित कला एकेडमी सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए प्रयासरत रहे। प्रिय कलाकारों, भारत की परंपरा में कला को भी एक साधना माना गया है। कलाकारों को हमारे समाज में एक विशेष सम्मान दिया जाता है। आपकी कला ना केवल सौंदर्यवध का माध्यम है, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने और समाज को अधिक संवेदनशील बनाने का सशक्त साधन भी है। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित विविध माध्यमों जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, सिरेमिक और फोटोग्राफी से ये स्पष्ट है कि भारतीय कला लगातार विकसित हो रही है और नए आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे कलाकार अपने विचारों, अपने दृष्टि और अपनी कल्पनाशीलता से एक नए भारत की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, कला को मूर्त रूप देने में कलाकारों को अपना समय, ऊर्जा और संसाधन लगाना पड़ता है। कलाकृतियों को
उचित मूल्य मिलना उस कलाकार के साथ साथ उन लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा जो कला को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ललित कला एकेडमी इस वर्ष कलाकारों की कलाकृतियों की बिक्री को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा और हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा। मैं कला प्रेमियों से भी अपील करूंगी कि आप केवल कलाकृतियों को सराहे नहीं बल्कि उन्हें अपने साथ अपने घर भी ले जाएं। भारत की आर्थिक शक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भी पहचान मजबूत हो, इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। अंत में एक बार फिर मैं सभी कलाकारों को बधाई देती हूँ। जिन कलाकारों की कृतियाँ यहाँ प्रदर्शित नहीं हो सके उन कलाकारों को भी मैं सराहना करती हूँ। सभी कलाकार मेहनत से कला की सेवा करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 64वें राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय संबोधन दे रही थी नई दिल्ली में, जहां कलाकारों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कलाकार कृतियों को आप कैसे घर लेकर जाएं और साथ ही साथ कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए क्या नई योजनाएं ला सकती हैं, इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्यान केंद्रित किया। आइए अब आगे बढ़ेंगे और 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारियों का दौर हर स्तर पर देखने को मिल रहा है। फिर चाहे बात सुरक्षा की हो या फिर वॉलंटियर्स को उनकी भूमिका बताने की। ये इस प्रतियोगिता का 12वां संस्करण है। ये पहली बार है जब देश इन खेलों की मेजबानी करेगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तैयारी की ये तस्वीर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को लेकर है, जिसका आगाज 27 सितंबर से होने जा रहा है। देश में सबसे बड़े पैरा खेल के आयोजन को लेकर आयोजक पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। यही वजह है कि वॉलंटियर्स को उनकी भूमिका अच्छी तरह से बता दी गई है, क्योंकि किसी भी आयोजन की सफलता में वॉलंटियर्स का योगदान हरदम ऊपर रहता है। ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं और जो कंपटीशन ग्राउंड है, दोनों की एक्सेसिबिलिटी ऑडिट की गई है। ऑडिट रिपोर्ट जितने भी साई के ऑफिशियल्स हैं और जो पैरालंपिक कमेटी के ऑफिशियल्स हैं उनको सबमिट की गई है, ताकि एरिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सके। हमने अक्रॉस दी वेन्यूज़ एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन कराई है, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हैं चाहे वो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ताकि किसी एथलीट को गेम ग्राउंड तक पहुँचने में कोई कठिनाइयाँ ना हो और वो अपना जितना भी कैपेबिलिटी है, जितना भी एफर्ट्स है, वो स्टेडियम में गेम खेलने पे लगाए, ना कि गेम्स तक पहुँचने तक। 108 कंट्री आ रही है हमारे इधर, तो कैसे अपनी चीज़ों को करना है, कैसे जिम्मेदारी से करना है और सबको एक अपने नॉर्मल की तरह ट्रीटमेंट देना है, अच्छे से बिहेव करना है और जितना हो सके हमें जो ड्यूटी मिली है उस पर जिम्मेदारी, जैसे कि मेरे को कल्चर डिपार्टमेंट मिली है तो उसको अच्छी तरह से निभाना है। इस बड़े खेल आयोजन को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, फिर चाहे बात स्टेडियम के अंदर की हो या बाहर। यहाँ पे करीब 400 से भी ज़्यादा पुलिस पर्सनल तैनात रहेंगे ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ द इवेंट, जो कि 27 तारीख से शुरू होगा और 5 अक्टूबर तक चलेगा। 25 तारीख को यानी परसों हमारा जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसके लिए भी हमारा पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम लगाया गया है। जाहिर तौर पर देश की ये मेजबानी पैरा एथलेटिक्स के प्रति जुनून को बढ़ाएगी और देश की पैरा खेल क्रांति में एक और मील का पत्थर बनकर सामने होगी। खिलाड़ी तैयार है, मैदान तैयार है और तैयार हैं आयोजक इन खिलाड़ियों तक अपनी अच्छी सुविधा पहुंचाने के लिए। मंच बड़ा है लेकिन फायदा भी पैरा एथलीटों को बड़े स्तर पर होगा। जरूरत बस इस बात की रहेगी कि इन पैरा एथलीटों को कहीं भी कोई दिक्कत पेश ना आए, जिसके लिए तैयारी जो है वो हर स्तर पर पूरी बुलंदी के साथ सामने है। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश भर में शारदीय नवरात्र का पर्व श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आज मां की तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली के झंडेवालान और छतरपुर मंदिर में सुबह की आरती की गई।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं झंडे वाला मंदिर की एक तरफ और एक तरफ छतरपुर मंदिर है। दिल्ली के दोनों ही बेहद ही लोकप्रिय मंदिर हैं जिनकी छटा अलग ही दिखती है। जब शारदीय नवरात्र आते हैं भक्तों की भीड़ यहाँ उमड़ती है, पूजा अर्चना करते हैं, आरती में भाग लेते हैं और इनकी पूजा करने से, माँ दुर्गा की पूजा करने से, उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से सम्मान, आत्मविश्वास और सुखों में वृद्धि होती है। चंद्रघंटा के स्वरूप की बात की जाए तो इनके मस्तिष्क पे एक घंटे का आकार का चंद्रमा है और इसी के चलते इन माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए टीटी न्यूज़ के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।